नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत पर डिस्कशन करेंगे। यह क्लास आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा बीए और एमए की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी मार्क्स टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं मार्क्स के आर्थिक विचार क्या क्या हैं। मार्क्स जो है अपने आर्थिक विचार सिद्धांतों में क्या कहना चाहते हैं। मार्क्स के अगर जन्म की बात की जाए तो मार्क्स का जन्म जो है 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में जर्मनी के टीप्स में हुआ था और इनका जन्म जो है यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा बान तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। कार्ल मार्क्स को अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था को मानते हैं और इन्होंने पूंजीवाद को नष्ट होने की बात की, या कह सकते हैं कार्ल मार्क्स ने जो है पूंजीवाद को नष्ट होने की भविष्यवाणी की थी। समाजवादी आर्थिक प्रणाली के जन्मदाता जो है वह प्रोफेसर कार्ल मार्क्स को माना जाता है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक जो हैं वह कार्ल मार्क्स हैं, जिन्होंने 1847 में इस किताब की रचना की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब भी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा एक ऐसी कार्ल मार्क्स की किताब है जो बहुत ही फेमस है और लगभग इस किताब में समस्त विषयों के सिद्धांतों पर चर्चा की गई है, जिसका नाम दास कैपिटल है। और दास कैपिटल किताब जो है 4 भागों में प्रकाशित है, जिसमें जो है पहला भाग 1867 में प्रकाशित किया गया, दूसरा भाग 1885 में, तीसरा 1894 में और दास कैपिटल का 5वां भाग जो है वह 1904 में और चौथा भाग जो है 1904 में प्रकाशित किया गया। चौथा भाग जो है थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू शीर्षक से कार्ल कैटस्की ने प्रकाशित किया था। तो ध्यान रखना है, थियरी ऑफ वैल्यू सरप्लस जो है यह कार्ल कैटस्की नामक अर्थशास्त्री द्वारा लिखा गया चौथा भाग है दास कैपिटल का। अब अगर कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स जो है उन प्रभावशाली विचारकों में से एक है जिसने स्वयं जो कुछ लिखा उससे कहीं अधिक उनके विचारों के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स को पूंजीवाद के पतन का एवं साम्यवाद के उदय का देवता कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स जो है पूंजीवाद के पतन का एवं साम्यवाद के उदय का देवता माना जाता है। मार्क्स ने अपने समस्त विषयों से संबंधित विचार अपनी पुस्तक दास कैपिटल में लिखी और दास कैपिटल जो है 4 भागों में प्रकाशित हुई। अब ध्यान देना है दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई यह किताब है। अगला प्रश्न है, अगला इसी में जो वह है इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या। अब इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या में मार्क्स बताते हैं कि ऐतिहासिक घटनाएं समाज के विभिन्न वर्गों के बीच लगातार आर्थिक संघर्ष का परिणाम है और इस संघर्ष का मुख्य कारण जो है वह उत्पादन की विधि और उत्पादन के साधनों के बीच विरोध का पाया जाना है। उत्पादन की विधि और उत्पादन के साधन जो विरोध पाया जाता है उसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत रखा जाता है। पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन की विधि एवं उत्पादन का संबंध जो है उसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है या समय के साथ जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उत्पादन की विधि में समय के साथ परिवर्तन देखने को मिलता है, पुरानी तकनीक से नई तकनीक देखने को मिलती है और समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। यह तकनीक जो है समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, लेकिन उत्पादन का संबंध जो है वह स्थिर रहता है और
समाज के हर क्षेत्र को भी प्रभावित नहीं करता है। तो उत्पादन का संबंध जो है वह परिवर्तित नहीं होता, और समाज के हर क्षेत्र जब परिवर्तित नहीं होता है तो समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए जो है उत्पादन का संबंध कह सकते हैं स्थिर रहता है, और असंतुलन से यहीं से जो है वर्ग संघर्ष की स्थिति बनती है, जो पूंजीवाद को नष्ट करता है एवं समाजवाद को जन्म देता है। मतलब उत्पादन की विधि एवं उत्पादन के बीच जो असंतुलन उत्पन्न होता है, उसी असंतुलन से वर्ग संघर्ष की स्थिति बनती है, जो पूंजीवादी को नष्ट करता है एवं समाजवाद को जन्म देता है। उत्पादन की विधि एवं उसके प्रकारों की अगर बात की जाए तो उत्पादन संबंधों द्वारा समाज की वर्ग संरचना का प्रकार निर्धारित होता है। वर्ग संरचना सभी समाजों में दो प्रकार से बनती है। वर्ग संरचना जो है सभी समाजों में दो प्रकार से बनती है, जिसमें प्रबल एवं निर्देश देने वाला वर्ग होता है। प्रबल एवं निर्देश देने वाला वर्ग होता है जिसमें पूंजीपति या जिसे कह सकते हैं अमीर शामिल है। ध्यान रखना है, समाज की वर्ग संरचना में जो है वह दो प्रकार के लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रबल एवं निर्देश देने वाले वर्ग को पूंजीपति या अमीर वर्ग कहा गया है, और मजदूर वर्ग जो पीड़ित है वह गरीब वर्ग होता है। तो इस प्रकार से समाज दो वर्गों में विभक्त है, पूंजीपति अमीर या गरीब कह सकते हैं, और पूंजीपति और मजदूर कह सकते हैं। तो पूंजीपति अमीर वर्ग को उत्पादक वर्ग भी कहा जाता है, जो उत्पादन संबंधी नियमों को कठोर एवं परिपक्व बनाता है। तो गरीब अर्थात मजदूर वर्ग जो है इसका विरोध करता है, जिसके कारण वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ध्यान देना है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है, और यह वर्ग संघर्ष जो है पूंजीपति एवं मजदूर के वर्ग होता है। यह वर्ग संघर्ष ध्यान देना है पूंजीपति वर्ग एवं मजदूर के बीच संपन्न होता है। कार्ल मार्क्स का आर्थिक प्रारूप की विशेषताएं इसमें दी गई हैं। तो उत्पादन के साधन कार्ल मार्क्स किसे किसे बताते हैं, तो मार्क्स ने श्रम को उत्पत्ति का सर्वोपरि साधन माना है। इन्होंने पूंजी तथा साहस को भी मान्यता दी है। पूंजी के अधिक प्रयोग से तकनीक प्रगति संभव है, जिससे लाभ बढ़ेगा, फिर यही लाभ जो है विनियोग बढ़ाने में मदद करेगा। उत्पादन के साधन में क्या सर्वोपरि माना गया है, तो श्रम को जो है सर्वोपरि माना गया है, और उन्होंने पूंजी तथा साहस को भी मान्यता दी है। पूंजी के अधिक प्रयोग से तकनीक प्रगति संभव होती है, जिससे लाभ बढ़ता है, और फिर यही लाभ जो है निवेश बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा निवेश की अगर बात की जाए तो निवेश और लाभ जो है अतिरेक मूल्य पर निर्भर करता है। निवेश और लाभ जो है अतिरेक मूल्य पर निर्भर करता है। निवेश बढ़ने से एक तरफ लाभ बढ़ेगा, दूसरी तरफ अतिरेक मूल्य बढ़ने लगेगा। तो निवेश बढ़ने से क्या होगा, एक तरफ लाभ बढ़ेगा और दूसरी तरफ अतिरेक मूल्य जो है वह बढ़ने लगेगा। इसके अलावा समृद्धि में गिरावट की बात की गई है, तो लाभों के बढ़ने से क्या होता है, पूंजीपति अधिक समृद्धि प्राप्त करता है तथा श्रमिकों का निरंतर शोषण होता है, जिससे उनकी गरीबी और बढ़ती जाती है। लाभ के बढ़ने से क्या होता है, पूंजीपति अधिक समृद्धि प्राप्त करता है तथा श्रमिकों का निरंतर शोषण करता है, जिससे उनकी गरीबी और बढ़ती चली जाती है। और पूंजीपति मार्क्स जो है पूंजीपति को एक बड़ी चमगादड़ के रूप में देखते हैं, जो बताते हैं कि दूसरों के खून पर जिंदा रहता है, और जितना अधिक खून चूसता है उतना ही और अधिक खून चूसने के लिए उतावला हो जाता है। तो यहाँ मार्क्स बात करते हैं, बड़े पूंजीपति छोटे छोटे पूंजीपतियों उत्पादकों का अंत करके प्रतिस्पर्धात्मक पूंजी के स्थान पर एकाधिकारात्मक पूंजीवाद की स्थापना करते हैं। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद जो है वह पूंजीवाद या पूंजीपति अपनी कब्र जो है स्वयं खोदता है। यह बात जो है मार्क्स द्वारा अपने सिद्धांत में कही गई है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स के आर्थिक
प्रारूप में चक्रीय उच्चावचन भी देखने को मिलता है। मार्क्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के चक्रीय उच्चावचन की बात करते हैं, जिसमें लाभों में गिरावट देखने को मिलती है। लाभों में गिरावट की बात अगर की जाए तो लाभ अतिरेक बढ़ने से पूंजीपति श्रम बचत उपाय अर्थात मशीन का प्रयोग अपनाते हैं। लाभ बढ़ने से क्या होता है, पूंजीपति मशीन का प्रयोग करते हैं, जिससे शुरू में उत्पादन मात्रा एवं उत्पादन लागत दोनों बढ़ते हैं। जनसंख्या का अधिकांश भाग श्रमिकों से बढ़ी उत्पादन मात्रा के लिए मांग कम होती है। जनसंख्या क्या होता है, अधिकांश भाग जो है श्रमिक होने के कारण जो है होने से बढ़ी उत्पादन मात्रा के लिए मांग कम होती चली जाती है। ध्यान देना है कि उत्पादन तो बढ़ रहा है। उत्पादन कैसे बढ़ रहा है, शुरू में क्या होता है, जब व्यक्ति के स्थान पर मनुष्य के स्थान पर मशीन काम करती है तो उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन लागत भी बढ़ती है। लेकिन क्या होता है कि जनसंख्या का अधिकांश भाग श्रमिक होता है, तो जब अधिकांश भाग श्रमिक होता है तो वह बढ़ी उत्पादन मात्रा के लिए मांग को कम कर देता है। मांग को कम करने का कारण क्या होता है, मांग को कम करने का कारण जो है आय की कमी होती है। श्रमिक वर्ग के पास आय इसलिए कम होती है क्योंकि उसे मजदूरी जो है जीवन निर्वाह स्तर के बराबर दी जाती है। अब जब श्रमिक के पास आय कम होती है तो वह वस्तु को कम खरीदता है, इससे क्या होता है, वस्तुएं जो है कम बिकती हैं और इससे जो है लाभ की मात्रा गिरने लगती है। यह बात जो है अपने लाभों के सिद्धांत में गिरावट में कार्ल मार्क्स करते हैं। इसके अलावा उत्पादन असंतुलन जो है, असंतुलन उत्पादन वृद्धि, तो उत्पादन प्रक्रिया में असंतुलन के कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन होता है। अधिकांश जनसंख्या मजदूर होने के कारण वस्तुएं जो है कम मांगी जाती हैं या कम बिकती हैं क्योंकि उनके पास आय कम होती है। मार्क्स जेविशे के नियम पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है को स्वीकारते नहीं हैं। तो यह भी एक प्रश्न बन रहा है कि ऐसे कौन से अर्थशास्त्री हैं जो से के नियम को नहीं स्वीकारते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो हैं वह से के नियम को स्वीकारते नहीं हैं। तो से क्या कहते हैं अपने नियम में कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में असंतुलन के कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन होता है और अधिकांश जनसंख्या मजदूर होने के कारण वह जो है मांग कम करती हैं क्योंकि उनके पास आय ही नहीं होती है। आय इसलिए नहीं होती है क्योंकि मजदूरों को पारिश्रमिक या मजदूरी जो है उनके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर दी जाती है। इसके विपरीत जेबिस से मानते हैं कि पूर्ति अगर हो रही है वस्तु की तो वह वस्तु जो है मांग स्वयं पैदा कर लेगी और वस्तुएं सारी की सारी बिक जाएंगी, अनुत्पादक नहीं रहेंगी। इसके अलावा अल्प उपभोग की अगर बात की जाए तो मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में 2 वर्गों को बताया है। कौन कौन से 2 वर्ग मार्क्स ने बताए हैं, पूंजीपति जिसकी संख्या बहुत कम है तथा पूंजीपति जिसकी संख्या बहुत कम है तथा उपभोग प्रवृत्ति भी कम होती है। जिनकी पूंजीपति क्या है, एक ऐसा वर्ग है जिसकी संख्या को जो है बहुत कम है और उपभोग प्रवृत्ति भी इसकी कम होती है। दूसरा है श्रमिक वर्ग जो उच्च उपभोग प्रवृत्ति रखता है लेकिन कम मजदूरी के कारण उपभोग जो है कम करता है। अल्प उपभोग से राष्ट्रीय उत्पादन कम होता है, अल्प उपभोग से राष्ट्रीय उत्पादन कम होता है और आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। क्या होता है, अल्प उपभोग से जो है राष्ट्रीय उत्पादन कम होता है और इससे आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। ध्यान देना है कि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पूंजीवादी व्यवस्था में 2 वर्गों की बात की, जिसमें पूंजीपति एक वर्ग है और दूसरा वर्ग जो है श्रमिक है। पूंजीपति की उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वह कम होती है और इसकी संख्या भी कम होती है। तो इससे क्या होता है, उत्पादन कम होता है और आर्थिक संकट भी उत्पन्न होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा। पूंजीपति का संबंध जो है वस्तुओं के उत्पादन का संबंध श्रमिक से होता है और श्रमिक वर्ग अर्थव्यवस्था में मार्क्स ने जो बताया वह दूसरा वर्ग है और श्रमिक के उपभोग की प्रवृत्ति जो होती है वह उच्च होती है, लेकिन कम मजदूरी के कारण जो है उपभोग
कम करता है और मजदूरी कम होने का कारण जो है उसकी मजदूरी जो है उसके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर दी जाती है, इसलिए मजदूरी कम है। और इससे क्या होता है, श्रमिक भी अल्प उपभोग करता है और पूंजीपति भी अल्प उपभोग करता है। तो अल्प उपभोग से क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पादन कम होता है और आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। इसके अलावा अतिरेक मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस ऑफ वैल्यू सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू सिद्धांत कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की देन है। इसमें क्या बताया गया है, ये पूंजीवाद में होने वाली विकास प्रक्रिया का आधार जो है वह अतिरेक मूल्य का सिद्धांत है। अतिरेक मूल्य सिद्धांत जो है मार्क्स देते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में जनसंख्या जो है वह दो वर्गों में विभक्त है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या दो वर्गों में विभक्त है, एक तो पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति जो उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार रखता है और श्रमिक वर्ग जो अपनी श्रम शक्ति बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता है। तो यह दो क्या हैं, जनसंख्या के वर्ग हैं। अब मार्क्स के अनुसार पूंजीपति श्रम को उसकी उत्पादन क्षमता से कम मूल्य देता है। मार्क्स के अनुसार क्या होता है कि पूंजीपति श्रम को उसकी उत्पादन क्षमता से कम मूल्य देता है, अर्थात मूल्य जो देता है वह कैसा देता है, घटा कर देता है। जैसे अगर उदाहरण रूप में देखा जाए कि अगर एक श्रमिक जो है 10 घंटे कार्य करता है तो पूंजीपति उससे जो है सिर्फ 6 घंटे के बराबर मजदूरी देता है। अब और शेष जो 4 घंटे बच जाते हैं तो शेष 4 घंटे श्रम के मूल्य को पूंजीपति लाभ, लगान और ब्याज के रूप में हड़प लेता है। तो लाभ, लगान और ब्याज के रूप में शेष जो 4 घंटे की पूंजी हड़प लेता है। तो मार्क्स ने हड़पे गए मजदूरी मूल्य को अतिरेक मूल्य नाम दिया। तो इस प्रकार से जो पूंजीपति मजदूर से 4 घंटे का श्रम हड़पता है, इसी को मार्क्स जो है क्या नाम देते हैं, अतिरेक मूल्य कहते हैं। और सिंपल सी अगर परिभाषा की बात की जाए तो वस्तु की लागत एवं कीमत का अंतर जो है अतिरेक मूल्य कहलाता है। वस्तु की लागत एवं कीमत का अंतर जो है वह अतिरेक मूल्य कहलाता है। पूंजीपति का उद्देश्य होता है कि वह अतिरेक मूल्य को जो है अधिकतम करे और इसके लिए वह जो है विभिन्न तरीके अपनाता है। पूंजीपति का क्या उद्देश्य होता है कि वह अतिरेक मूल्य को अधिकतम करे। अतिरेक मूल्य को ज़्यादा से ज़्यादा जब करेगा तो लाभ जो है पूंजीपति के बढ़ते चले जाएंगे और इसके लिए पूंजीपति विभिन्न तरीके अपनाता है, जिसमें श्रमिक के कार्य घंटों बढ़ाता है। श्रमिक के कार्य घंटे जो है वह बढ़ाकर, मान लेते हैं पहले 8 घंटा काम करता था तो 2 घंटा बढ़ा दिया तो 10 घंटा श्रमिक का कार्य घंटा कर देता है। तो पूंजीपति जो है श्रमिक के काम के घंटों को बढ़ाता है और मजदूरों के काम की तीव्रता को बढ़ाता है। मजदूरों के काम की तीव्रता बढ़ाने से जो है वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ता है परंतु लागत में कमी ज़रूर आती है और लागत में जब कमी आती है तो उससे भी पूंजीपति के लाभ में वृद्धि होती है। और मजदूरों के काम की तीव्रता बढ़ाने के लिए पूंजीपति कई तरीके अपनाता है, जिसमें शिशुआ महिला श्रम से काम लेने की बात करता है। श्रम की कार्यक्षमता बढ़ाकर की भी किया जाता है और उपभोग जन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी करके भी किया जाता है। उपभोग जन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी करके भी यह कार्य किया जाता है। इसके अलावा मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन में पूंजी गहन तकनीक अर्थात मशीनों का प्रयोग करके जो है उत्पादन को बढ़ा सकता है। पूंजीपति क्या कर सकता है, उत्पादन को अधिकतम कर सकता है, जिससे क्या होगा, उसका अतिरेक मूल्य बढ़ेगा। और कम मजदूरी के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। पूंजीपति अतिरेक मूल्य प्राप्त करने में सफल भी हो जाता है। ध्यान देना है, पूंजीपति अतिरेक मूल्य प्राप्त करने में सफल भी हो जाता है क्योंकि उसके पास बड़ी मात्रा में सुरक्षित औद्योगिक सेना उपलब्ध है जिसका नाजायज फायदा
वह श्रमिकों के शोषण के रूप में उठाता है। तो सुरक्षित औद्योगिक रक्षित सेना की बात किसके द्वारा की गई? तो यह बात जो है कार्ल मार्क्स द्वारा की गई है। और सुरक्षित औद्योगिक सेना कहाँ से पनपती है? तो इसको अभी हम लोग आगे जानेंगे। इसके अलावा उत्पादन में पूंजी, ये तो बता चुके हैं। आगे जो क्या है, टीवी बराबर होता है टोटल वेरिएबल या टोटल वेरिएबल जो होता है कुल मूल्य होता है, वैल्यू टोटल वैल्यू जो होती है, टोटल वैल्यू कुल मूल्य बराबर होता है C प्लस V प्लस S। कुल वैल्यू जो है C प्लस V प्लस S, और जिसमें C जो है वह स्थिर पूंजी है। स्थिर पूंजी के अंतर्गत मशीन, प्लांट एवं खर्च को रखा जाता है। V जो है परिवर्तनशील पूंजी है और S जो है अतिरेक मूल्य है। तो कुल मूल्य में जो है वह स्थिर पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी और अतिरेक मूल्य को रखा जाता है। शोषण के दर की अगर बात की जाए या लाभ के दर की अगर बात की जाए तो लाभ का दर यस अपान V के माध्यम से निकाला जाता है। यस अपान V के माध्यम से लाभ की दर निकाली जाती है, जिसमें S बराबर अतिरेक मूल्य होता है और V बराबर परिवर्तनशील पूंजी होती है। यस बराबर क्या होता है? अतिरेक मूल्य, और V बराबर परिवर्तनशील पूंजी होती है। लाभ की दर बढ़ने से पूंजी संचय बढ़ता है, जिससे क्या होता है? विकास की दर बढ़ती है। ध्यान देना है, लाभ की दर बढ़ने से पूंजी संचय बढ़ता है, जिससे विकास की दर बढ़ती है। इसी प्रकार से पूंजी की संगठित संरचना की अगर बात की जाए तो 1 प्लस C अपान V जो है वह पूंजी की संगठित संरचना है, या C अपान V के माध्यम से पूंजी की संगठित संरचना निकाला जा सकता है, जिसमें C बराबर होता है मशीन प्लांट पर किया गया खर्च अर्थात स्थिर पूंजी। C बराबर क्या होता है? मशीन प्लांट पर किया गया खर्च अर्थात स्थिर पूंजी होती है। और V जो है वह श्रम पर होने वाले खर्च को या परिवर्तनशील पूंजी को लेता है। V बराबर श्रम पर होने वाले खर्च या परिवर्तनशील पूंजी को लेता है। तो इस प्रकार से आगे जो है पूंजीवादी संकट कैसे उत्पन्न होता है? तो पूंजीवादी संकट की अगर बात की जाए तो लाभों की घटती दर को समाप्त करने के लिए पूंजीपति मजदूरी घटाकर, श्रम घंटे को लंबा करके शोषण की दर को तीव्र करता है या शोषण की दर को बढ़ाता है। प्रत्येक पूंजीपति नई श्रम बचत तथा लागत घटाने की युक्ति का प्रचलन करने में लगा रहता है, और इसके लिए कुल उत्पादन में श्रम का अतिरेक मूल्य अनुपात और कम हो जाता है। लाभ की दर भी घटने लगती है और तब उत्पादन लाभदायक नहीं होता है। ज्यों-ज्यों क्या होता है, मनुष्य का स्थान मशीनें लेती हैं, त्यों-त्यों उपभोग कम होता जाता है और औद्योगिक रक्षित सेना बढ़ती जाती है। औद्योगिक रक्षित सेना का मतलब हुआ बेरोजगार, जो लोग बेरोजगार में लगे थे और मशीनों का प्रयोग होने से उनकी संख्या जब बेरोजगार होने लगी तो उसी को औद्योगिक रक्षित सेना कहा गया है। और पूंजीपतियों के दिवाले निकलते हैं, और ऐसी स्थिति में प्रत्येक पूंजीपति जो है वह मार्केट में वस्तुओं के ढेर बेचने का प्रयास करता है। बहुत सारी वस्तुएं बेचने का प्रयास करता है पूंजीपति, जब क्या होता है बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है। और इस प्रक्रिया में छोटी फर्में जो हैं गायब हो जाती हैं और पूंजी संकट प्रारंभ हो जाता है। अब पूंजी संकट के क्या क्या कारण जो है मार्क्स द्वारा बताए गए, कार्ल मार्क्स द्वारा पूंजी संकट के क्या क्या कारण बताए गए। तो समस्त आर्थिक संकट का कारण जो होता है वह, या पूंजी संकट का जो कारण होता है वह जनसाधारण की गरीबी तथा सीमित क्रय शक्ति होता है। इसके अलावा वस्तुओं का अत्युत्पादन जो होता है वह समस्त आर्थिक संकट का कारण होता है। मार्केट खोजने में कठिनाई भी पूंजीवादी संकट का कारण होता है। इसके अलावा कीमतों में कमी और उत्पादन की तीव्र कटौती के रूप में आर्थिक संकट प्रारंभ होता है। कीमतों में कमी और उत्पादन की तीव्र कटौती के रूप में आर्थिक संकट जो है वह प्रारंभ होता है। संकट में क्या देखा जाता है कि बेरोजगारी बढ़ने से, अब जब पूंजीवादी संकट होता है तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी बढ़ने से मजदूरी जो है घटती है और ऋण सुविधा समाप्त हो जाती है, जिससे छोटे पूंजीपति जो है सब तबाह हो जाते हैं।
कीमतों में कमी और उत्पादन की तीव्र कटौती के कारण जो है वह आर्थिक संकट प्रारंभ होता है, और आर्थिक संकट प्रारंभ होने से बेरोजगारी बढ़ती है, मजदूरी कम होती है, ऋण सुविधा समाप्त हो जाती है, जिससे छोटे पूंजीपति तबाह हो जाते हैं। अब लाभ बढ़ाने हेतु पूंजीपति जो है वह मशीन का प्रयोग करता है, मतलब पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रतिस्थापन करता है। उत्पादन में मशीनीकरण करने पर उत्पादन की प्रक्रिया से श्रम को बाहर किया जाता है। श्रम की मात्रा घटती है, जिससे क्या होता है, पूंजीपति लाभ को बढ़ाने हेतु ऐसा करते हैं, जिससे क्या होता है, श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, जिससे पूंजीपति समझते हैं लाभ की दर बढ़ रही है। लाभ अतिरेक की दर बढ़ने के बजाय घटती है, क्योंकि लाभ अतिरेक श्रमिक वर्ग से उत्पन्न होता है, जिससे पूंजीपति ये काम लगातार करते हैं, और जिससे क्या होता है, लगातार श्रमिकों की छंटनी होती है और पूंजीपति प्रणाली में एक आरक्षित सेना तैयार होती है, जो क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उसे आरक्षित सेना कहते हैं। आरक्षित सेना का दबाव कार्यरत श्रमिकों पर होता है, काम चोरी करने पर नए श्रमिकों की नियुक्ति करता है। इसलिए क्या होता है, श्रमिक वर्ग से पूंजीपति जो कहता है वो करने के लिए श्रमिक वर्ग जो है तैयार होता है। इसलिए श्रमिक के कार्य करने की दशा जो है खराब होती है। पूंजीपति की लाभ की दर बढ़ने के बजाय घटने लगती है, तो उत्पादन में वे और मशीनीकरण का प्रयोग करने लगते हैं, त्वरण नियम का प्रयोग करता है। और यहीं पर जो है कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीपति अपनी प्रणाली में विकास कार्य करता है, लेकिन क्या होता है, अनजाने में वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को बंद करता चला जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों मार्क्स ऐसा कहता है? क्योंकि जो पूंजीपति के पक्ष में जो वैल्यू ऑफ सरप्लस जो बढ़ता है, अधिक बढ़ता है, वह जो है जब श्रमिक कार्य करता है तब बढ़ता है। और श्रमिक कार्य करता है तब कैसे बढ़ता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 8 घंटा काम कर रहा है और उसे जो है 6 घंटे का जो है मजदूरी लागत दिया जा रहा है, तो 2 घंटे का जो उसे लाभ मिला वही उसका सरप्लस हुआ। लेकिन जब उद्योगों में पूंजीपति व्यक्ति को हटाकर, जिसे आरक्षित सेना कही गई है, और मशीनों को लगाएगा, तो मशीन जो है यह 2 घंटे का अतिरिक्त श्रम नहीं देंगी, तो यह जो है धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। इसलिए मार्क्स कहता है कि पूंजीपति जो है अनजाने में वह सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को बंद करता चला जाता है, क्योंकि अतिरेक जो है श्रम मूल्य से उत्पन्न होता है और पूंजीपति उसी श्रमिक को बाहर करता चला जाता है, और लाभ की दर जो है घटने लगती है, तो वो और ज़्यादा मशीनीकरण करते हैं, जिससे पूंजीपतियों में प्रतियोगिता उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, छोटे पूंजीपति बड़े पूंजीपतियों से प्रतियोगिता में हार जाते हैं, और इससे छोटे पूंजीपति बाजार से बाहर चले जाते हैं। यहीं पर फिर कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीपति प्रणाली में बड़ी बड़ी मछलियां जो है छोटी छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, अर्थात बड़े बड़े उद्योगपति या उद्योग जो हैं छोटे छोटे उद्योगों को, कहने का मतलब है, निगल जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि एक तरफ आरक्षित सेना बढ़ती है और दूसरी तरफ क्या है, सर्वहारा वर्ग बढ़ता है। एक तरफ क्या होता है, आरक्षित सेना बढ़ती है और दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग बढ़ता है या बढ़ रहा है, और छोटे छोटे, जिसे क्या है, सर्वहारा वर्ग जो है छोटे छोटे पूंजीपतियों का वर्ग होता है, जो क्या होता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की वजह से समाप्त हो चुका है। अमीर वर्ग का आकार लगातार कम होता चला जाता है। सर्वहारा वर्ग, जिसे गरीब वर्ग कहा गया है, का आकार जो है लगातार बढ़ता चला जाता है। पूंजीपति द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में ये सोचकर मशीनीकरण किया जाता है कि लाभ की दर बढ़ेगी, लेकिन लाभ की दर बढ़ने के बजाय घटती चली जाती है, क्योंकि अतिरेक मूल्य की उत्पत्ति जो है श्रमिकों के कारण होती है, ना कि मशीनों के कारण होती है, और इससे वे और मशीनीकरण करते हैं,
जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मशीन बढ़ जाती है और इस तरीके से अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि से लाभ की दर बढ़ती है। पूंजी संचय पूंजी की संरचना और लाभ की दर में जो है विपरीत संबंध देखने को मिलता है, जिससे पूंजी की संरचना और लाभ की दर को जो है वह लाभ की दर बराबर हो जाएगा S/V/1+C/V हो जाएगा। तो यह जो है अतिरेक मूल्य है या लाभ की दर कहते हैं और यह जो है पूंजी की संगठित संरचना है। तो लाभ की दर S/V के बीच जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है, मतलब इसके बीच में जो है सीधा संबंध होता है, पॉजिटिव संबंध होता है। और लाभ की दर तथा पूंजी की संगठित संरचना के बीच जो होता है वह विपरीत संबंध देखने को मिलता है। तो लाभ की दर घटने से निवेश की सीमा जो है हतोत्साहित होती है, अर्थव्यवस्था में मंदी की शुरुआत होती है और पूंजीवादी प्रक्रिया में एक आर्थिक चक्र चलता है। इसी चक्र को व्यापार चक्र कहते हैं और व्यापार चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ समय बाद पूंजीपतियों की कमर टूट जाती है, जिससे क्या होता है सर्वहारा वर्ग का आकार धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है और पूंजीपतियों का आकार कम होता चला जाता है, जिससे सर्वहारा एवं पूंजीपतियों में एक दिन वर्ग संघर्ष होता है, जिससे एक समाजवादी आर्थिक प्रणाली की उत्पत्ति होती है और सरकार इस प्रणाली में सर्वोसर्वा होती है और अधिकतम कल्याण प्राप्त करने का प्रयास करती है। और सरकार क्या करती है, सभी व्यक्तियों के साथ मिलकर विकास करने का प्रयास करती है और सभी व्यक्तियों को कल्याण मिलता है और समानता के साथ अधिकतम आर्थिक विकास की प्राप्ति होती है और समाजवाद की आदर्श स्थिति आती है और पूंजीवादी विनाश के समीप आ जाता है, जिसे मार्क्स ऐसी भविष्यवाणी अपनी पुस्तक दास कैपिटल में करता है। क्या करता है कि पूंजीवादी जो है वह विनाश या समाप्त के कगार पर आ जाता है। तो ध्यान रखना है, पूंजीवाद के विनाश की बात जो है अपनी किताब दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से पूंजीवाद जब समाप्त हो जाता है तो पूंजीवाद के स्थान पर किसका समाजवाद का उदय होता है और समाजवाद के उदय होने का मतलब है अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है उसमें समाज के हर व्यक्ति का योगदान है। उत्पादन प्रक्रिया में एवं उपभोग प्रक्रिया में समाज के हर व्यक्ति का योगदान है और उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार है। वर्ग भेद की समाप्ति हो जाती है। केंद्रीय योजना द्वारा उत्पादन एवं वितरण करने का कार्य किया जाता है और समाजवादी अवस्था में अधिकतम सामाजिक लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यह जो है कार्ल मार्क्स के कुछ आर्थिक सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब अगर मार्क्स के निंदा की बात की जाए तो रॉबिन्सन जो हैं मार्क्स को झूठा पैगंबर मानती हैं, जो भविष्य में पूंजीवादी प्रणाली के समाप्त होने की बात करते हैं। तो मार्क्स जो हैं मार्क्स को रॉबिन्सन जो है झूठा पैगंबर मानती हैं, जो मार्क्स बताते हैं कि भविष्य में पूंजीवादी प्रणाली समाप्त हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए रॉबिन्सन जो है कार्ल मार्क्स को झूठा पैगंबर मानती हैं। अपने मॉडल में मार्क्स जो है तकनीक प्रगति की बात नहीं करते हैं, इससे लाभ की दर बढ़ती है और विकास की दर बढ़ सकती है। तकनीकी प्रगति से क्या होता है, लाभ की दर बढ़ती है और लाभ की दर बढ़ने से विकास की दर भी बढ़ती है, लेकिन तकनीकी प्रगति को मार्क्स जो है अपने सिद्धांत में भूल जाते हैं। अगली मान्यता है मिश्रित आर्थिक प्रणाली में यह मॉडल जो है कार्य नहीं करता है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में यह मॉडल कार्य नहीं करेगा और आरक्षित सेना इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है जितनी मार्क्स जो है अपने सिद्धांत में आरक्षित सेना के बढ़ने की बात करते हैं। अब मार्क्स के इस आर्थिक कल्याण सिद्धांत से अगर प्रश्नों की बात की जाए तो क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रोफेसर कार्ल मार्क्स जो हैं दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। और दास कैपिटल पुस्तक जो है 4 संस्मरणों में या 4 भागों में विभक्त है, जिसमें चौथा भाग जो है 1904 में प्रकाशित किया गया, जो वैल्यू ऑफ सरप्लस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा किस अर्थशास्त्री ने पूंजीवाद के नष्ट होने की बात कही? तो दूसरा प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने पूंजीवाद के नष्ट होने की बात कही? तो कार्ल मार्क्स ने जो है पूंजीवाद के नष्ट होने की बात कही। इसके बाद किसके आर्थिक विकास के सिद्धांत से पूंजीवादी प्रणाली प्रारंभ होती है? तो कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत से जो है पूंजीवादी प्रणाली प्रारंभ होती है। किस अर्थशास्त्री या दार्शनिक को झूठा पैगंबर कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को झूठा पैगंबर कहा जाता है। और झूठा पैगंबर किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स को झूठा पैगंबर जो है रॉबिन्सन द्वारा कहा गया है, श्रीमती रॉबिन्सन द्वारा। इसके अलावा समाजवादी आर्थिक प्रणाली की जन्मदाता किसे माना जाता है? तो प्रोफेसर कार्ल मार्क्स को समाजवादी आर्थिक प्रणाली के जन्मदाता माना जाता है, कार्ल मार्क्स। अगला जो प्रश्न होगा 5वां, वह है पूंजी की संगठित संरचना की बात कौन करता है? तो पूंजी के अगर संगठित संरचना की बात की जाए तो पूंजी के संगठित संरचना की बात जो है कार्ल मार्क्स द्वारा की जाती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न होगा वह प्रश्न होगा अतिरेक मूल्य की व्याख्या किसने की? तो अतिरेक मूल्य की व्याख्या जो है प्रोफेसर कार्ल मार्क्स द्वारा की गई है। और समाजवाद में ऊपरी ढांचा की देन किसकी है? तो समाजवाद में ऊपरी ढांचा की देन भी कार्ल मार्क्स की है। और वस्तु की लागत एवं कीमत के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो वस्तु की लागत एवं कीमत के बीच के अंतर को अतिरेक मूल्य कहा जाता है। इसके अलावा पूंजीवादी प्रणाली में अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि अतिरेक या लाभ की उत्पत्ति का मूल कारण जो है वह पूंजी की सीमांत उत्पादकता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है पूंजीवादी अर्थशास्त्री लाभ की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। और मजदूरी का निर्धारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहाँ होता है? तो यह जो है बाजार में होता है। लेकिन मार्क्स क्या मानते हैं कि अतिरेक मूल्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मार्क्स के अनुसार जो है अतिरेक मूल्य की उत्पत्ति श्रम से होती है। श्रम से होती है अतिरेक मूल्य की उत्पत्ति। और मार्क्स के अनुसार मजदूरी का निर्धारण होता है। तो मार्क्स के अनुसार मजदूरी का निर्धारण जो है वह परंपरा के अनुसार होता है। इसके अलावा मार्क्स के अनुसार अतिरेक मूल्य बढ़ने से पूंजी संचय होता है और पूंजी संचय से जो है विकास होता है। अब अगर कुल मूल्य की बात की जाए, कुल मूल्य का अगर सूत्र पूछा जाए तो टीवी बराबर होता है C+V+S, यह जो है कुल मूल्य का सूत्र होता है। अगर शोषण की दर या लाभ की दर की बात की जाए तो शोषण की दर या लाभ की दर जो होती है, शोषण की दर या लाभ की दर जो होती है वह S/V होती है, जिसमें S जो है अतिरेक मूल्य और V जो है परिवर्तनशील पूंजी को व्यक्त करता है। परिवर्तनशील पूंजी जो है किसे कहा जाता है? वह लेबर पर होने वाले खर्च को जो है परिवर्तनशील पूंजी कहा जाता है। अगर पूंजी की संगठित संरचना की बात की जाए, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल ओके की अगर बात की जाए, पूंजी की संरचना की अगर बात की जाए तो पूंजी की संगठित संरचना जो है कार्ल मार्क्स की देन है, जो C/V पर डिपेंड करती है, C/V से निर्धारित की जाती है। तो लाभ को याद रखना है, लाभ जो है S/V से निर्धारित किया जाता है और पूंजी की संगठित संरचना जो है C/V से निर्धारित की जाती है। अब अगर एक और प्रश्न बचा है कि आरक्षित सेना किसके आर्थिक सिद्धांत में देखने को मिलता है? तो आरक्षित सेना जो है कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत में देखने को मिलता है। इसके अलावा आरक्षित सेना किसे कहा जाता है? तो उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर के जो श्रमिक हैं उसे आरक्षित सेना के अंतर्गत रखा जाता है। और पूंजीवाद के नष्ट होने की बात किसके द्वारा की गई है? तो पूंजीवाद के नष्ट होने की बात जो है प्रोफेसर कार्ल मार्क्स द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया।